महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो यहां पर अभी महाराष्ट्र की बात करें क्योंकि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह का आज दिन है। हालांकि इसको बहुत ज्यादा समय लग गया, जबकि जो स्थितियां बनी हुई थी महाराष्ट्र में वो ये था कि 72 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना या फिर सरकार गठन की तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की बनी, एनडीए की बनी, तो एनडीए ने पूरे तरीके से नियमों की, कानूनों की खूब धज्जियां उड़ाई और खूब सारा समय लेकर अब फाइनली ये तय हो चुका है कि सीएम कौन बनने जा रहा है। हालांकि इसके बाद बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है वो ये कि क्या शिंदे शपथ लेंगे, और शपथ लेंगे तो डिप्टी सीएम की शपथ के साथ साथ क्या वो दूसरी शर्तें जो उन्होंने बीजेपी आलाकमान के सामने रखी हैं, क्या वो शर्तें पूरी होंगी? और अगर ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शपथ ग्रहण से पहले शिंदे कोई बड़ा खेल कर देंगे? ये तमाम सवाल इस समय महाराष्ट्र की सियासत में छाए हुए हैं और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस समय महाराष्ट्र पर लगी हुई हैं और इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अमलेंदु जी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ जानकारी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है या इस तरह के कयास क्यों हैं कि शपथ ग्रहण से पहले शिंदे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, एक तो शिंदे ने खुद ही इसके जो थे आभास दे दी थे कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी एक तरफ देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे, दूसरी तरफ अजित पवार बैठे हुए थे। जब पूछा गया एकनाथ शिंदे से, पत्रकारों ने पूछा कि कल आप शपथ ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी भाई शाम तक की अपनी बात करिए, थोड़ा इंतजार करो। इस बीच तुरंत अजित पवार बोल पड़े कि भाई इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं जो हूं वो शपथ कल जरूर ले रहा हूं, मैं कल सरकार में शामिल हो रहा हूं। ये कहते ही जो थे वो एकदम से हंसी छूट पड़ी वहां सब में। लेकिन उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त कटाक्ष किया अजित पवार पर और कहा कि अजित दादा जो है इनको तो बहुत अनुभव है रात में भी लेने का, सुबह भी लेने का और दोपहर को भी लेने का, तो ये ले सकते हैं। यानी उन्होंने अजित पवार पे कटाक्ष करके ये बता दिया कि एकनाथ शिंदे अजित पवार नहीं है और वो इस तरीके से शपथ नहीं ले सकते। ये उन्होंने साफ संकेत एक तरीके से दे दिया था। तो ये तो कल आभास हो गया था। अब आज जो है खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे अभी भी तैयार नहीं है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, क्योंकि वो खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और उनका कहना साफ साफ था कि जो सफलता मिली है उसमें एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो काम किए, खासतौर से जो लाड़की बहना योजना है उसकी वजह से सरकार बनी है। तो ये बीजेपी का कमाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी इसलिए उसकी सीटें ज्यादा आई हैं। सरकार बनी है एकनाथ शिंदे के नाम पर, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाए, ये उनका तर्क था। अब बीजेपी मानी नहीं उनकी बात, तो इसलिए उनको मजबूरी में, चूंकि उनका जो एक तरीका कहा जाए जो बैलेंसिंग पावर है वो अजित पवार ने खत्म कर दी। अजित पवार की वजह से एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव उस तरीके से नहीं बना सकते जिस तरीके से पहले वो बनाते थे। जो बिहार फार्मूला लागू करने की वो बात कर रहे थे, बिहार फार्मूले की बात आती तो फिर अजित पवार का भी बात करते मुख्यमंत्री बनने की कि भाई अगर फार्मूला बनाना तो कम वाले को बनाना, तो सबसे कम वाले को बनाओ, फिर तो मुझको बनाओ फिर। तो ये कहते जी पवार, तो इसलिए एकनाथ शिंदे का पत्ता एक तरीके से कट गया। तो अब जो एकनाथ शिंदे ने ये संकेत दे दिए थे, अब जो जिस तरीके से मंत्रालयों को लेकर झगड़ा चल रहा है और खास तौर से दो चीजों को लेकर झगड़ा है जो इसका अभी तक कोई सुलझा मतलब नहीं हो पाई है सुलझ, वो है गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी शिंदे चाहते हैं और गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि एकनाथ शिंदे कुछ डर है कि बीजेपी उनके साथ वही करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। आज नहीं तो 6 महीने बाद उनकी पार्टी तोड़ी जाएगी और बीजेपी उसको तोड़ेगी। तो एकनाथ शिंदे विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं ताकि बीजेपी इस तरीके का काम नहीं कर पाए। और बीजेपी भी ये समझ रही है कि ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं गृह मंत्रालय, तो बीजेपी भी उनको देना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी को वही करना है जो एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं। तो यानी खटास दोनों के दिल में है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस अब हमलावर हुई है एकनाथ शिंदे पर कि इनको अपने जो कर्म थे इनके उनकी सजा मिल रही है, और सामना जो अखबार है उद्धव ठाकरे के शिवसेना का, उसने तो बाकायदा इस पर खबर लिख दी है और उसने उसका हेडिंग ही ये है कि एकनाथ शिंदे जो थे वो गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह पे और अमित शाह ने बेरहमी से उनकी मांग ठुकरा दी। 6 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दो, ये मांग जो थी उन्होंने ठुकरा दी, ये सामना ने लिखा है। तो ये साफ तौर पर समझाया था। ये देखिए, ये सामने है, आप इसको पढ़ के बता सकती है क्या लिखा है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि पूरी स्क्रीन पर सामना का जो ये मुखपत्र है इसको लेकर आए। उसमें लिखा हुआ है, गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए थे शिंदे, 6 महीने का ही सीएम बना दो। अमित शाह ने बेरहमी से ठुकरा दी थी मांग। और जो
तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत कुछ कह रही है ये तस्वीर। मतलब आप देख सकते हैं कि अमित शाह का कार्टून बनाया गया है और हाथ जोड़ के शिंदे वहां पर उनके सामने खड़े हुए हैं। अमित शाह का जो कार्टून बनाया गया वो एक बहुत बड़े विशाल उसमें दिखाया और शिंदे को बहुत छोटा सा दिखाया गया है। तो तस्वीर के जरिए से बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई और ये बता दिया गया है कि एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया वो उनका फल भी उन्हें मिल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं सामना के जरिए से कहने की कोशिश की है, कटाक्ष करने की कोशिश की है ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर शिंदे के अंदर या जो मतलब एकनाथ शिंदे हैं और उनके जो पार्टी है वो चलिए सीएम पद नहीं ले पाई तो गृह मंत्रालय क्यों लेना चाहती है, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि ठीक है गृह मंत्रालय पर ही क्यों पेच फंसा हुआ है, ऐसा क्या है उस मंत्रालय। नहीं, गृह मंत्रालय में देखिए एक तो उसके जरिए पुलिस आ जाएगी पास में और फिर अगर विधायक तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उस पुलिस के जरिए फिर बीजेपी को ठीक किया जाएगा। दूसरा बहुत सही है कि कानून व्यवस्था अपने पास रहेगी तो एक तरह से कहा जाए मुख्यमंत्री जो है उसको उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। तो यानी मुख्यमंत्री रहने का मजा जो है वो एकनाथ शिंदे उस तरीके से ले सकते हैं गृह मंत्री बनकर। तो ये भी है जो देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम बनकर लिया वो हुआ। और आपको याद होगा कि वो किसानों पर वहाँ जो लाठीचार्ज हुआ था और मराठाओं पर जो हुआ था उसमें फिर ये आरोप लगे कि देवेंद्र फडणवीस ने करवाया, एकनाथ शिंदे का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो यानी अब एकनाथ शिंदे जो हैं वही चाहते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस के पास जब गृह मंत्रालय था तो अब गृह मंत्रालय आप मुझको दीजिए, अगर आप मुझको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं। यानी अगर देवेंद्र फडणवीस का 12वीं के बाद इंटर हुआ था तो उनको गृह मंत्रालय मिला था, तो अब जब इनका एकनाथ शिंदे का 12वीं के बाद इंटर कराया जा रहा है तो गृह मंत्रालय इनको दिया जाए। ये असल में इसके पीछे मुख्य कारण है और भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है जो चीजें इसमें आ रही हैं सामने और बीजेपी की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही हैं उससे साफ समझा जा सकता है कि उनसे शायद कह दिया गया है एकनाथ शिंदे साफ साफ कि आपको अगर रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आप चले जाइए, ये भी कह दिया गया है। तो अब इन शिंदे के सामने मजबूरी ये है कि उन्हें किसी भी तरीके से साथ भी रहना है और साथ रहकर जो उनका पिछले एक तरह से कहा जाए जो अधिकार थे उनमें कटौती कुछ कम हो तो इसके लिए भी प्रयास करना है। तो ये बहुत सारे संकट एकनाथ शिंदे के सामने है तो इसलिए वो अपने संकटों को दूर करने के लिए फिलहाल बीजेपी के लिए संकट खड़ा करते हैं। मतलब रुतबे की लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि चलिए आपने मुझसे सीएम पद भले ही ले लिया है लेकिन कम से कम गृह मंत्रालय देकर उस रुतबे को कायम रखा जाए। दूसरी तरफ ये भी उसकी वजह है कि जब डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस के पास वो सारी शक्तियां थी तो अब डिप्टी सीएम क्योंकि मैं रहने वाला हूं तो मेरे पास क्यों नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा जो एक और चीज निकल कर आ रही है अमलेंदु जी, जो ये देख सकते हैं हम कि मराठा आंदोलन उस समय तूल पकड़ा और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उस आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अगर इस बार एकनाथ शिंदे के पास ये मंत्रालय चला जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मराठा, क्योंकि खुद भी मराठा है एकनाथ शिंदे, तो क्या इन 5 सालों में मराठा आंदोलन तूल पकड़ सकता है? नहीं, देखिए मराठा आंदोलन तूल तो निश्चित तौर पे पकड़ेगा और उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने बहुत सी बातें करके उस मराठा आंदोलन को रोक दिया था किसी तरीके से। और उस समय जो मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा नेता हैं उनका ये बयान आया था कि एकनाथ शिंदे ने उनसे कहा है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, ये उनका कहना था। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि अगर एकनाथ शिंदे सार्वजनिक तौर पर आकर कह दे कि मैंने अड़ंगा लगाया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी अब वो बवाल आगे बढ़ेगा। तो अब वो अगर मराठा आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसको कुचला जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के पास अगर होगा तो वो कुचलने की कोशिश होगी। फिर एकनाथ शिंदे पर ही सवाल उठेंगे कि आप सरकार में शामिल हैं और किस तरीके से मराठा आंदोलन को कुचला जा रहा है। तो फिर देवेंद्र फडणवीस ये एकनाथ शिंदे क्या जाकर जवाब देंगे। गृह मंत्रालय अगर इनके पास होगा तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें उस आंदोलन को कुचलने के लिए जो होती हैं वो ना की जाए। वही मेरा सवाल। हाँ, तो इसलिए भी चाहते हैं, यानी एकनाथ शिंदे अपनी भविष्य की राजनीति को सिक्योर करके चलना चाहते हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे नहीं है एकनाथ शिंदे, और ये एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कहा भी आ चुका है कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में कहा गया। लेकिन यहाँ संदर्भ ये है कि उद्धव ठाकरे तो लड़के भिड़ के अपने को सर बचा के ले गए हैं। उद्धव ठाकरे अभी भी बचे हुए हैं कल। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं होंगे, उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो एकनाथ शिंदे की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके पास तो शरद पवार भी थे, उनके पास कांग्रेस का साथ था, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? साथ तो कोई भी नहीं है जी। तो ये और बीजेपी इनकी पार्टी तोड़ेगी इसी तरीके से। यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही दूसरा एकनाथ शिंदे पैदा किया जाएगा। इसको भी समझ रहे हैं एकनाथ शिंदे अच्छी तरीके से। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो गृह मंत्रालय चाहते हैं और बीजेपी देना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे अमलेंदु जी, लेकिन पहले हम संजय राउत को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वोट लेंगे सीएम और जब वो शिंदे और अजीत पवार के साथ थे तो उन्होंने बोला कि हम तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे, पर शिंदे ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बात ऐसी है कि आप
शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है, बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूँ। बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है, देख लेंगे शाम तक। तो अभी उन्होंने ये तो साफ नहीं कहा है कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, कह दिया कि अभी शाम तक देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल इस वक्त है वो ये है कि अंदर खाने ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद डिप्टी सीएम पद के लिए इसलिए राजी हो गए हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आश्वासन दे दिया गया है कि हम आलाकमान से बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि हो सकता है कि आपको गृह मंत्रालय दे दिया जाए। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि एक बार फिर से जो गेंद है वो केंद्र के हाथ में, यानी बीजेपी आलाकमान के हाथ में पहुंच गई है। तो क्या इस तरह की कुछ संभावनाएं हैं? नहीं, हो सकता है कि दबाव एकनाथ शिंदे का काम कर जाए, और चूंकि बीजेपी भी समझ रही है कि अभी वो तुरंत एकनाथ शिंदे के साथ वो काम नहीं कर सकती जो उद्धव ठाकरे के साथ किया था, क्योंकि फिर बीजेपी की पूरी जो एक जो कहा जाए वो चरित्र है उस पर उंगली उठ जाएगी। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, तो उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया इसी तरीके से कि पहले जो है ये अपने को ही सबसे पहले खाते हैं बीजेपी वाले, और उन्होंने गिनाया कि पहले शिवसेना के साथ किया, फिर अकाली दल के साथ किया, और फिर जगनमोहन रेड्डी के साथ किया, बीजू जनता दल के साथ किया, और अब खतरा जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर मंडरा रहा है, इस तरह की बात कही है। तो यानी ये जो परसेप्शन बीजेपी के बारे में है, इसको लेकर बीजेपी अभी चिंतित है कि अगर अभी तुरंत करते हैं एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा कुछ, तो बीजेपी का परसेप्शन खराब हो जाएगा, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो केंद्र में पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ सांसद भी हैं। और ये संदेश अगर जाता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, तो इसके साथ ही फिर वो भी सतर्क हो जाएंगे और फिर केंद्र की सरकार गड़बड़ा सकती है। तो बीजेपी बहुत सारी बातें सोचकर चल रही है, तो इसलिए हो सकता है कि अभी वो उस तरीके से काम ना करे, और एकनाथ शिंदे से भी कहा जाए कि हम आपके साथ वो काम नहीं करेंगे जो हमने उद्धव ठाकरे के साथ किया, लेकिन आप सरकार में बने रहिए और सरकार को चलने दीजिए, और केंद्र की सरकार को भी चलने दीजिए। तो ये हो सकता है एकनाथ शिंदे भी समझ गए हैं कि अगर वो दबाव बनाकर नहीं रखेंगे तब तो बीजेपी ये हरकत करेगी, लेकिन वो जानते हैं कि उनका दबाव महाराष्ट्र में काम आने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली पे अगर वो दबाव डालेंगे तो महाराष्ट्र में उनकी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए एकनाथ शिंदे बार-बार फडणवीस की बात कर ही नहीं रहे। भाई मंत्री पद देना ये अधिकार तो जो है वो मुख्यमंत्री का है, तो अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कौन सा मंत्रालय देंगे उसका अधिकार है, लेकिन वो इसमें बार-बार दिल्ली को डाल रहे हैं, और दिल्ली को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इतनी देरी जो हुई है सरकार बनने में यहाँ, इसके पीछे अमित शाह हैं। अमित शाह जो थे वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहते थे, ये एक थ्योरी भी चल रही है। तो और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का जो 36 का आंकड़ा अमित शाह के साथ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में अब अमित शाह जो है शायद एकनाथ शिंदे की मदद कर सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे को अब महाराष्ट्र में भरोसा नहीं है, दिल्ली के भरोसे की बात कर रहे हैं। और जो उनके नेता दीपक केसरकर हैं शिवसेना के, उनका वक्तव्य भी आया है कि उनके शिवसेना के विधायकों ने कल एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, और एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने विधायकों ने कहा उनसे कि आप उप मुख्यमंत्री पद पर मान जाइए, शपथ ले लीजिए। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो दिल्ली से बात करेंगे, और दिल्ली की तरफ से कोई संदेश आता है तब इस पर विचार करेंगे। यानी गेंद जो है वो दिल्ली के पाले में डाल दी गई है। दिल्ली की तरफ से जब तक कोई संदेश नहीं आएगा, दिल्ली की तरफ से अगर एकनाथ शिंदे को आश्वासन नहीं मिलता है कि उनको उनके मन मुताबिक विभाग मिलेंगे और उनके साथ वो नहीं किया जाएगा जो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, तो अब ही एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे, वरना एकनाथ शिंदे आज शाम को सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस तरीके के आभास मिल रहे हैं, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का ये कहना कि इंतजार कीजिए, अजीत पवार का उस पर कहना कि
कि मैं तो शामिल हो रहा हूँ, इनका पता नहीं, और उस पर शिंदे का अजित पवार पर कटाक्ष करना कि इनको तो जो है सुबह और रात को भी शपथ लेने की आदत है, ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और एकनाथ शिंदे ने कोई बड़ा खेल कर दिया है शपथ से पहले। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिल रही है इस समय। ये भी है कि लगातार ये तो कहा ही जाता है, विपक्ष लगातार कटाक्ष करता है, तंज कसता है कि अगर सरकार एनडीए की या बीजेपी की बनी तो वो सिर्फ कठपुतली सरकार होती है राज्य में, क्योंकि उसके सारे फैसले दिल्ली से यानी कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिए जाते हैं। कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, किसे सीएम बनाया जाएगा, किसे गृह मंत्री बनाया जाएगा, ये सारे फैसले बीजेपी करती है। और उसके बाद जब आगे सरकार में कब क्या होना है, कौन सी योजना किस समय लेकर आनी है, कितने समय के लिए लेकर आनी है, कब लेकर, मतलब सारी चीजों का फैसला बीजेपी आलाकमान की तरफ से दिल्ली में बैठकर होता है। और इस बार एकनाथ शिंदे उसी ही तरह से काम भी कर रहे हैं, उसी पैटर्न को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे बीजेपी की जो पैटर्न है उसको समझ के उसी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। अब तीसरी चीज जो निकल कर आ रही है वो ये कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए मजबूरी बने हुए हैं, और वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बने हुए हैं, केंद्र में भी बने हुए हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्र में भी अब शिंदे मजबूरी है बीजेपी की। मतलब अब ठीक है कि वो मजबूरी महाराष्ट्र में नहीं है, हाँ। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी की मजबूरी नहीं है, और उनको तोड़फोड़ करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में अगर इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी तो फिर दिल्ली की सरकार डगमगा जाएगी, और उसका असर सीधा सीधा जो है वो चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, इन पे सब पे पड़ेगा। तो बीजेपी असल में बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही है कि वो करना तो चाहती है। देखिए जो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो बीजेपी की जो आदत है वो करेगी तो सब कुछ, लेकिन वो इस समय नहीं करना चाहती, चूंकि अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है मोदी जी को दिल्ली में। तो अब वो चाहते हैं कम से कम अगली साल जो है वो एक साल तो पूरा कर ही नहीं इस तरीके से, उसके बाद अगर सरकार डगमगाती है तो उसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एकनाथ शिंदे भी इस बात को भांप गए कि इस समय दिल्ली की क्या मजबूरी है। तो दिल्ली की मजबूरी का फायदा इस समय एकनाथ शिंदे उठाना चाहते हैं, और उस मजबूरी का फायदा उठाकर महाराष्ट्र में अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ये कुल मिलाकर अभी जो है एकनाथ शिंदे की रणनीति समझी जाती है। जी, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दीपक केसरकर को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए, और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है, और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहाँ से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बात को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टी अलग हो लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। सर, आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे, और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है। तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये होना है, पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके 2 शब्द भी सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं, इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर, जैसे कि खबर भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो
ऊपर के हाउस में जाते हैं, हम नीचे के हाउस में जवाब देते हैं। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो दीपक केसरकर ने कही है वो ये कि हमारे नेता तो शिंदे ही हैं, फडणवीस हमारे नेता नहीं है, उनका ये कहने के मायने थे। तो इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे गुट ये मानकर चल रहा है कि अभी क्योंकि उसे भी जरूरत है बीजेपी की, उसे जरूरत है एनडीए सरकार की, इसलिए भले ही अभी उसने कुछ समय के लिए फैसला जरूर लिया है कि वो इस सरकार में शायद, हालांकि ये भी अभी साफ शाम को ही हो पाएगा कि वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, गृह मंत्रालय उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें अभी कुछ घंटों बाद ही साफ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अभी की जो स्थितियां हैं वो ये देखने को मिल रही है, जो शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ और प्लानिंग शिंदे ने कर रखी है और इसी वजह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय पर जो पेच फंसा हुआ है वो हो सकता है कि सुलझ जाएगा और एकनाथ शिंदे को दे दिया जाएगा। और यही एक वजह है कि शायद अभी डिप्टी सीएम के लिए जो कल तक उनका दिन में जो बयान आया था वो ये था कि मैं लूंगा शपथ या नहीं लूंगा, ये शाम तक क्लियर होगा। लेकिन उसके कुछ ही, मुझे लगता है शायद 1-1.5 घंटे के बाद ही उन्होंने बयान दे दिया कि मैं शपथ ले रहा हूं। लेकिन पल पल में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आ रहा है, क्योंकि अगर हम एकनाथ शिंदे के बयानों की बात करें तो सबसे पहले जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैं तो इस रेस में ही नहीं हूं, मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। उसके बाद जब जैसे ही नतीजे आने लगे और नतीजों में ये दिखने लगा कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है तो उन्होंने फिर से ये दावा ठोक दिया कि सीएम, उनके समर्थकों ने कह दिया कि सीएम तो एकनाथ शिंदे को होना चाहिए। इसके बाद फिर बीजेपी आलाकमान के दबाव में उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि बीजेपी जिसे चाहे सीएम बना सकती है, मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई अड़चन पैदा नहीं की जाएगी। और उसके फिर बाद उन्होंने बयान पलट दिया कि आम जनता मुझे सीएम देखना चाहती है। तो इस तरह से बार बार जो एकनाथ शिंदे के बयान बदल रहे हैं, पल पल में जो राजनीति बदल रही है उसको लेकर ही ये कहा जा रहा है कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाती है तब तक ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच और एनडीए में सब कुछ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर शाम को 5:30 बजे जब तक एकनाथ शिंदे ये नहीं कहने कि मैं एकनाथ शिंदे संविधान की शपथ लेकर कहता हूं, तब तक ये ना माना जाए कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और बीजेपी का संकट टल गया है, ये बिल्कुल ना माना जाए। तो शाम 5:30 बजे तक ये इंतजार करना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे कहे कि मैं एकनाथ शिंदे, तब तक जो है वो संशय बना रहेगा इस सरकार के ऊपर। और सरकार के ऊपर संशय तो क्या है, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे शामिल होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर संशय बना रहेगा। और सरकार की समय सीमा को लेकर कि सरकार कितने दिन चलेगी और किस तरीके से चलेगी, इसको लेकर सवाल निश्चित तौर पर खड़े। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होगा कि चलिए आज भले ही शपथ ग्रहण हो जाता है, सरकार का गठन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल ये बना रहेगा, जिस तरह की स्थितियां पिछले 10 से 12 दिनों में देखने को मिली हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी उथल पुथल देखने को मिली है, जिस दिन से नतीजे आए हैं और अब जब सरकार गठन होने जा रहा है, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम 5:30 बजे शाम को हो जाएगा। इन 10 से 12 दिनों में इतनी उथल पुथल हुई है, इतने बदलाव देखने के मिले हैं, उसको लेकर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि चलिए आज सरकार अगर बन भी जाती है तो ये सरकार
टिक कितने दिनों तक पाएगी? क्या पहले एक हो सकता है कि शिंदे पहले आउट हो, पहले शिंदे वापस आए और उसके बाद फिर अजीत पवार भी पीछे पीछे निकल आए? तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्योंकि आ गई है तो उसे शिंदे या अजीत पवार की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि बीजेपी अगर शिंदे और अजीत पवार को और खासकर शिंदे को झटका देती है तो बीजेपी को केंद्र में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति ज्यादा मतलब परेशानियां बीजेपी के लिए ज्यादा हैं। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, परेशानियां बीजेपी के लिए ज्यादा हैं और बीजेपी देखिए परेशानियां तो साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी के लिए ज्यादा हैं, वरना ये 10 और 11 दिन थोड़ी लगते तैयार करने में। पर्ची से निकल जाते हैं मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस भी पर्ची से नहीं निकले हैं, बिल्कुल पर्ची नहीं खोलेगी देवेंद्र फडणवीस की, वरना पर्ची खुल जाती। यहाँ भी पहले किया गया कि बीजेपी के अंदर भी जो चीजें चल रही थी कि पीयूष गोयल का भी नाम चल रहा था, नितिन गडकरी का भी नाम चल रहा था, विनोद तावड़े का भी नाम चल रहा था, और ये था कि देवेंद्र फडणवीस भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ विधायक शायद ज्यादा थे और उन्होंने दबाव बना दिया कि एकनाथ शिंदे से तो बाद में निपटना, पहले मुझसे निपट लो। खबरें ये भी आ रही है कि संघ का भी दबाव था देवेंद्र फडणवीस। हाँ, संघ का दबाव था ही, चूंकि देवेंद्र फडणवीस संघ के ही आदमी हैं और इसके जरिए अमित शाह ने एक काम अपना कर लिया है कि ठीक है तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, बीजेपी का अध्यक्ष तुमको नहीं बनने देंगे। अब बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो अमित शाह की मनमर्जी का बन सकता है, उसमें भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े इन दो लोगों के नाम चल रहे हैं अब कि ये बन सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए अमित शाह ने अपना एक कांटा किसी तरीके से दूर किया, तो ये बहुत सारी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, उसके कारण भी जो था वो देर हो रही थी और वो चीजें भी अब सामने आ रही हैं। मतलब बीजेपी में अंदरूनी तौर पर भी कुछ भी ठीक नहीं है, सहयोगियों के साथ भी कुछ भी ठीक नहीं है, और अगर एकनाथ शिंदे वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन इस वक्त बने हुए हैं कि क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये मैसेज जनता में या सहयोगियों में चला गया बीजेपी की कि बीजेपी सहयोगियों के सहारे से पहले सत्ता में आती है और फिर धीरे धीरे उन्हें ही साइड कर देती है, तो ये मैसेज अगर चंद्रबाबू नायडू तक पहुंच गया या नीतीश कुमार तक पहुंच गया तो बीजेपी के लिए केंद्र में रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले एक्शन तो जेडीयू लेगी, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर एकनाथ शिंदे की नाराजगी खुलकर सामने आ जाती है, ये साफ हो जाता है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़के बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को पूरी तरह साइड कर लिया, तो इस वजह से नीतीश भी कहीं ना कहीं अभी से परेशान नजर आ रहे हैं। नीतीश भी इस डर में है, इस खौफ में है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव तो लड़ लिया जाएगा, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ लिया जाएगा, और क्या पता कल को अगर बीजेपी के पास अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो मुझे ही साइड कर दिया जाएगा। वहीं चंद्रबाबू नायडू को भी ये डर सता रहा है, तो ऐसा ना हो कि सहयोगी जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ है उसको लेकर अभी से ही खुद को मतलब कहीं ना कहीं डर में है सहयोगी, और ये चीज हावी ना हो जाए, इससे बीजेपी टेंशन में है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को मनाने में बीजेपी लगातार लगी रही, लगातार एकनाथ शिंदे से लगातार बातचीत करती रही कि कैसे भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी खत्म हो। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी खत्म हुई है या नहीं हुई है, एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल बने हुए हैं, और 5:30 बजे आज शाम को ये साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद ये भी साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे की शर्तें मानी गई या नहीं मानी गई, और फिर एकनाथ शिंदे की शर्तें अगर मानी नहीं जाती हैं तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे ये भी जल्दी ही साफ हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी, हमें तमाम जानकारियां मुझे और मेरे दर्शकों को देने के लिए, और इसी